तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 की, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या नाम है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में, ठीक है, और न्यूटन के 3 नियमों के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, तो आज बस रिवीजन है, तो ऊपर ऊपर से जितना भी इंपॉर्टेंट होगा इसके अकॉर्डिंग उतना बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स से। ठीक है, कि ये जो फोर्स है जिसे हिंदी में बल कहा जाता है, ये होता क्या है। तो अक्सर तुमने डेली लाइफ में ये देखा होगा कि कभी भी तुम कोई काम करते हो, ठीक है, कोई भी काम करते हो, या दरवाजा खोलते हो या बंद करते हो, या कोई चीज उठाते हो, कहीं और रखते हो, किसी चीज को धक्का देते हो, तो इन सब चीजों में क्या लगता है? तुम्हारा एफर्ट लगता है। क्या लगता है? एफर्ट लगता है। ठीक है, अब ये एफर्ट जो होता है वो तुम्हारे कौन लगा रहे होते हैं? मसल्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं कि हमारे हाथ जो है वो क्या लगा रहे हैं? मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में हम क्या लगाते हैं? एक्चुअली में हम लगाते हैं, उसको बोला जाता है फोर्स। क्या लगाते हैं हम? उसपे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स कभी भी हम किसी चीज को खींचते हैं या क्या करते हैं? धक्का देते हैं। ठीक है, पुश करते हैं या पुल करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? फोर्स। क्या कहा जाता है? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? इट इज अ पुश और पुल। इट इज अ पुश और पुल। यह खींचना और धक्का देना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, जो फोर्स होता है वो दो तरह का होता है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है आपका बैलेंस फोर्स। क्या होता है? बैलेंस फोर्स, जिसे क्या बोला जाता है? संतुलित बल। संतुलित बल। और एक होता है आपका अनबैलेंस फोर्स। क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स, जिसे क्या कहा जाता है? असंतुलित बल। ठीक है, असंतुलित बल। अब देखो क्या होता है संतुलित बल और असंतुलित बल। क्या होता है? जब हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, जब हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वही जितना फोर्स हमने लगाया है, सेम फोर्स अगर उधर से भी आ रहा हो, सेम फोर्स अगर उधर से भी आ रहा हो, तो इस टाइप की कंडीशन को क्या कहा जाता है? बैलेंस फोर्स। ठीक है, जब दोनों तरफ से जो फोर्स है या जो बल है वो बराबर होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? बैलेंस फोर्स। क्या कहा जाएगा? बैलेंस फोर्स। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, तो ये क्या होता है? सेम फोर्सेस फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, दोनों दिशाओं से समान बल। ठीक है, समान परिमाण में बल। समान परिमाण में बल। ठीक है, बट अनबैलेंस फोर्स क्या हो? कि जब एक साइड से ज्यादा लग रहा हो और एक साइड से क्या हो? कम लग रहा हो। ठीक है, एक साइड से क्या हो? ज्यादा और दूसरी साइड से क्या हो? कम, तो उसको क्या बोला जाएगा? असंतुलित बल। क्या होगा? असंतुलित बल। ठीक है, एंड डिफरेंट फोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, भिन्न दिशाओं से असमान परिमाण में बल। असमान परिमाण में बल, भिन्न, अलग अलग से। हाँ, अब सुनिए, जब बैलेंस फोर्स होता है, कब होता है? जब कोई इंसान एक बड़े से पत्थर के उसको धक्का लगा रहा हो जो उससे बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये पत्थर भी इस पे लगाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ह्यूमन और फोर्स ऑफ रॉक, ये दोनों क्या हो जाएगा? क्या रहेगा? बराबर। ठीक है, क्या रहेगा? बराबर। तो ये इसको क्या नहीं कर पाएगा?
मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट मान लो यह इंसान है, ठीक है, और उसके सामने एक छोटा सा पत्थर रखा हो, ठीक है, तो इसका जो फोर्स होगा और इसका जो फोर्स होगा क्या होगा, एफ एच क्या होगा, बड़ा होगा एफ आर से, तो ये आराम से उसको उठा पाएगा। तो इस कंडीशन में कैसा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। इसमें कैसा है, बैलेंस फोर्स। जब फोर्सेस दोनों साइड से बराबर होंगे तो क्या होगा, बैलेंस मतलब संतुलित, और जब दोनों तरफ से अलग अलग होगा तो क्या होगा, असंतुलित मतलब अनबैलेंस। बात समझ में आ गई यहां तक, हाँ, कोई डाउट यहां तक, हाँ, ठीक है। तो यही था हमारा क्या, फोर्स, ठीक है। अब फोर्स की वजह से बहुत कुछ होता है, दुनिया में बहुत कुछ होता है। फोर्स की वजह से क्या क्या होता है, एग्जांपल दो। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, दिशा बदलती है, बिल्कुल, इफेक्ट ऑफ, हाँ, ठीक है, ठीक है, बस समझ गया। पोजीशन चेंज होती है। हाँ हाँ, एक ने बदल दिया तो उसके बाद सबको आ ही जाता है, हाँ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो तुमने एक चीज देखी है, जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन उसको किसी भी डायरेक्शन में पहुंचा देता है, तो क्या वो सिर्फ टच करता है या फोर्स लगाता है, क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन। सबसे पहला पॉइंट, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन। क्या हो सकता है, दिशा में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन स्पीड, है ना। अब बॉल आ रही थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बैट्समैन ने तेज से बल्ला घुमाया, उसकी बॉल की स्पीड बढ़ गई 160 हो गई, ठीक है, तो स्पीड बढ़ सकती है। या कोई चीज रुकी हुई है, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, किसी ने आके उसको किक कर दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब उस पर किक कर रहा है तो क्या लगा रहा है, एक्चुअली वो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज इन स्पीड, चाल में परिवर्तन, ठीक है। हाँ, फिर अब कोई मिट्टी है, मिट्टी क्ले है ना, चिकनी मिट्टी, उसमें हमने फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। स्प्रिंग को दबाएंगे, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन क्या हो जाएगा, शेप, चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। बात समझ में आ गई, अब देखो इधर, हाँ, तो ये हो गया फोर्स से रिलेटेड जितना भी था सब बता दिया, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बाबा के नियम, ठीक है। मिटाओ, क्या बोल रहे हो, हाँ, तो देखिए, हाँ, तो एक एक करके बात करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, अच्छा, के पहला नियम, ठीक है। तो क्या कहता है पहला नियम, पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है, मतलब विराम अवस्था में है, ठीक है, तो या कोई चीज गति में है, बात समझो, दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, या कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब रेस्ट पे है, या कोई वस्तु चल रही है, गति में है, ठीक है, तो वो उस स्टेट में या उस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो, बाहरी बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बात समझ में आई, हाँ, क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये डस्टर है, ठीक है, तो ये डस्टर अभी यहां पे है, ठीक है, ये इस पोजीशन में तब तक रहेगा जब तक मैं इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं, या तो उसको छोड़ दूं या तो उसको कर दूं, ठीक है।
सेम अगर यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये बुक तब तक, ये बुक मेरे हाथ पे है, तो जब तक मेरे हाथ पे है इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब लग तो रहा है, उठा रखा है, ठीक है, तो जब तक ये इसी स्टेट में रहेगी जब तक मैं कोई और फोर्स ना लगा दूं। कोई और फोर्स मतलब मैं इसको नीचे कर दूं या ऊपर कर दूं, तो ये क्या हो रहा है, अपने आप से नहीं हो रहा, इसमें मैं क्या लगा रहा हूं, भारी फोर्स लग रहा हूं, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं अपनी पोजीशन से तब तक चेंज नहीं करूंगा जब तक मैं अपने पैरों से क्या ना करूं, फोर्स ना लगाऊं, ठीक है। तो मैं अपने पैरों से क्या लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं ना, तभी तो मेरी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो पहला नियम हमें यही समझाता है कि हम तब तक उसी अवस्था में रहेंगे जब तक कोई बाहरी फोर्स हम पे ना लग जाए, ठीक है। तो अगर कोई रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, अगर कोई चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। क्लियर है? हाँ, किसी को डाउट पहले नियम में? हाँ, अब जो पहला नियम होता है ये एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है जो हमारी बॉडी में होता है, जो किसी हर बॉडी में होता है, ठीक है, वो होता है इनर्शिया, जड़त। क्या बोलते हैं इसको? जड़त, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, ये हमारी बॉडी की नहीं, ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसको उसकी स्टेट में रखने में मदद करता है, ठीक है। मतलब जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में उसको रखने में हेल्प करता है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच कीप अस इन द स्टेट विच वी आर इन, ठीक है। मतलब जड़त वह गुण है जो किसी भी वस्तु को उसकी उसी अवस्था में रखता है जिस अवस्था में वो है। या तो अगर चल रहा है तो चलेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा। और जड़त और द्रव्यमान मतलब इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, कोई डाउट यहां तक? ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडी will be in the state of rest or will be in the state of motion until or unless an external force is applied, an external force is applied, ठीक है। पहले नियम के अनुसार एक वस्तु अपनी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है। इसे हो गया, कहा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अनिति कोई डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट? रिवीजन क्लास होती है डाउट पूछने के लिए, डाउट ज्यादा से ज्यादा इसमें पूछो, ठीक है। अब इनर्शिया के दो एग्जाम्पल है। इनर्शिया क्या क्या है? दो एग्जाम्पल है। मतलब दो एग्जाम्पल देता हूं, उस समय समझाता हूं इनर्शिया क्या होता है। तो तुम्हें याद है मैंने जब मैंने पिछली बार चैप्टर पढ़ाया था तो एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिसमें रुमाल था, उसके ऊपर एक चीज रखी हुई थी और मैं रुमाल को जोर से खींचा तो जो चीज जहां पे थी वहीं पे रही, है ना।
तो ऐसे ही दो एग्जाम्पल है। जब तुम बस में बैठे रहते हो और बस चलना स्टार्ट करती है, बस चलना स्टार्ट करती है, तुम्हें अचानक से तुम पीछे की तरफ हो जाते हो, होते हो ना? हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट पे होती है। तुम्हारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट पे होती है, और बस सडनली चलने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी तुरंत से रेस्ट से चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगता है। इसीलिए जो पीछे से फोर्स आता है वो क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स है जो तुम्हें तुम्हारी जगह से होगा, मतलब आगे से आता है, इसीलिए तुम क्या हो जाते हो, पीछे हो जाते हो। बात समझ में? मतलब हम बैठे हुए, ठीक है, बस आगे की तरफ मूव कर रही है, बट तुम तो उसी पोजीशन पे हो ना जिस पोजीशन पे थे, ठीक है। चल कौन रही है, चल तो बस रही है, तो बस क्या हुई, आगे की तरफ हुई, तो उसकी वजह से तुम क्या हो गए, पीछे की तरफ हुए, क्योंकि तुम पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा ना। हाँ, तो जब बस ने चलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद तुम पे चलना, उसके बाद क्या लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, जिसकी वजह से तुम क्या हो गए, पीछे। सेम जब बस स्पीड में हो और जाके रुके या ब्रेक मारे तो क्या होता है, फट से तुम आगे की तरफ हो जाते हो। क्यों जाते हैं? क्योंकि पहले तो तुम रेस्ट पे थे, ठीक है, बस के अंदर, ठीक है, बट जब बस चलने लगी तब क्या हुआ, तुम किस में आ गए, मोशन में आ गए, ठीक है। अब तुम्हारी बॉडी मोशन में है, ठीक है, बट बस ने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी क्या रही, मोशन में ही रही, बस क्या हो गई, वो रेस्ट पे आ गई, जिसकी वजह से तुम्हें क्या फील होता है, अपवर्ड, मतलब आगे की तरफ हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्या नेचुरली जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहिए ना, और उसको उसी स्टेट में, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रखने की जिम्मेदारी किसकी है, इनर्शिया की, ठीक है, किसकी है, इनर्शिया की, ठीक है। तो इनर्शिया क्या कर देता है, तुम्हें आगे की तरफ धकेल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी बॉडी अभी मोशन में थी तो अभी भी मोशन में ही रहेगी, ठीक है। तो जैसे बस रुकता है वैसे क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए तुम क्या हो जाते हो, आगे की तरफ मूव हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी किसमें रह रही थी, मोशन में, बट बस किस में आ गई थी, रेस्ट पे, ठीक है। इसी वजह से तुम क्या हो गए, आगे हो जाए, ठीक है। इस पे मैंने एक फेमस सवाल तुमसे पूछा था कि ट्रेन में हो, ठीक है, और ट्रेन में तुमने कोई चीज उछाली तो क्या चीज, वो जो चीज है वो पीछे रह जाएगी और तुम आगे चले जाओगे, ऐसा होगा? हाँ, या बस में बैठे हो, किसी चीज को तुमने उछाला, ठीक है, बस तो स्पीड में है, तो इसका मतलब जो चीज है वो पीछे जाके गिरनी चाहिए, तो ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि जब बस मोशन में होगी तो ये चीज भी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है। जितनी स्पीड बस की होगी उतनी स्पीड क्या होगी, इसकी होगी, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है? तो इसी वजह से ये भी तुम्हारे साथ जहां पे तुम उछालोगे वहीं पे आके तुम्हारे हाथ पे गिरेगी, ना तो आगे जाएगी ना तो पीछे जाएगी, ठीक है। और इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ होता है, इनर्शिया का, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है जो हमारी बॉडी को उसी स्टेट में, मतलब उसी अवस्था में रखती है जिसमें वो है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो किसमें हो, मोशन में हो, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इनर्शिया में? हाँ, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया लिख लोगे, कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, ये न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम फोर्स भी समझ गए होगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी समझ गए होगे, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि ये मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, ये मोमेंटम क्या होता है। तो सेकेंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ध्यान डालते हैं कि ये मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जिसे हिंदी में बोला जाता है समवेग, क्या बोला जाता है, समवेग, ठीक है। तो समवेग क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है ये, मास इनटू वेलोसिटी। जब हम किसी बॉडी का जो मास है, जो द्रव्यमान है उसको गुना करते हैं उसकी वेलोसिटी से, मतलब वेग से, तो हमें क्या मिलता है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्या मिलता है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, जब मैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मोमेंटम। ठीक है, तो अगर मोमेंटम कोई एक तरह की यूनिट वही है, फिनोमिना ही है, जैसा फोर्स है वेलोसिटी वैसा ही है, तो इसकी कुछ यूनिट भी होगी। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है या यूनिट होती है उसकी, वो क्या होती है, वो होती है आपकी मास क्या होता है केजी, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, स्मॉल पी से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। और अगर अब मुझे बताओ कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर, वेक्टर क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर, तो ये क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, ये क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि। क्लियर है, कोई डाउट? तो मोमेंटम के बारे में बात कर ली हमने। हाँ, तो अब इसी मोमेंटम में जब चेंज आएगा किसके अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या मिलेगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। ठीक है, मतलब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग के परिवर्तन की दर को समानुपातिक उस पर लगने वाले परिवर्तन समानुपातिक होता है उस पे लगने वाले बल के, उस पे लगने वाले बल पर। हाँ, समान, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ हो गया, समानुपातिक होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। ठीक है, क्या होगा, M नहीं होगा, dp बाय dt होगा। क्या होगा, dp बाय dt होगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम। ठीक है, फिर अब मैंने इसको चेंज कर दिया तो k मैंने ले लिया। ठीक है, या p बाई टी लिख दो, क्या लिख दो, p बाई टी, और p क्या होता है हमारा m इंटू v और अपॉन में t, और v अपॉन टी क्या होता है k इंटू में m इंटू में v अपॉन टी क्या आ जाएगा a। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा m इंटू में a। कब होगा, जब k क्या हो हमारा 1 हो। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, जितना किसी भी बॉडी का मास होगा और जितनी एक्सेलरेशन से वो आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या ड्राइव करके देता है, फोर्स का फॉर्मूला। क्या ड्राइव करके देता है, फोर्स का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, वैसे तो इसके आगे बहुत कुछ होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर दिया, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका एक बार मैथमेटिकल जो वो है ना, वो कर लेना। ठीक है, घर पे मैंने करवा भी रखा है, बट इसको एक बार कर लेना खुद से। ठीक है, अगर फिर भी ना आए तो कल आके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कुछ तो होमवर्क के लिए दूंगा ना। अरे ये इसके बाद और भी कुछ है, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता दिया, F इजिकल टू ma होता है। ठीक है, F इजिकल टू क्या होता है, ma, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, वो मैंने डेरिवेशन करवा रखी है, देख लेना। ठीक है, बुक में भी है। ठीक है, जो सेकेंड लॉ खोलोगे ना तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो यहाँ पे हो रखा है सब कुछ। ठीक है, तो इससे हो जाएगा।
हाँ, तो सेकेंड लॉ क्लियर है। अब सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है? सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है? ये सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन होता है क्रिकेट में, ठीक है। मेनली जब बॉल आती है, बॉल को हम जब कैच करते हैं, बॉल को जब हम क्या करते हैं, कैच करते हैं, तो बॉल की स्पीड बहुत होती है, और अगर तुम डायरेक्टली इसको कैच करोगे ना, ठीक है, ऐसे तो तुम्हारे हाथ को फाड़ सकता है, ठीक है, इतनी स्पीड में बॉल आती है। तो क्या करना होता है, जिस डायरेक्शन में बॉल होती है उसी डायरेक्शन में तुम्हें अपने हाथ को पीछे लेके आना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका जो उसके जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे हाथ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो धीरे धीरे जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में क्या करना है, अपने हाथ को नीचे लेके आना है, उसकी वजह से क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जब उसका एक्सेलरेशन कम होगा तो उस पे उसका क्या कम होगा, फोर्स, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, तो क्योंकि बेसिकली अगर तुम्हें किसी चीज का फोर्स कम करना है, तो क्या तुम उसका मास कम कर सकते हो? मास तो नहीं है ना हमारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में क्या है, एक्सेलरेशन। हम उसकी स्पीड को तो कम कर सकते हैं ना, स्पीड या वेलोसिटी। जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पे, बुक में और भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के, ठीक है, कुछ जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है वो तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं होमवर्क में तुम उन एप्लीकेशन को लिख के लाओ। बात समझ में आई? हाँ, बुक से लिख के लाओगे, और मैं सबकी बुक में कल मार्क देखूंगा कि उसने इस जगह से पॉइंट लिया, इस जगह से पॉइंट लिया। बात समझ में आई? बुक पे मार्क होना चाहिए, ठीक है, कि मैं अगर बोल रहा हूं ये बैट बॉल वाला है तो उसका यहां से यहां तक इस लाइन में उसके बारे में बात बोली गई है, ठीक है, और वो कॉपी में लिखा भी होना चाहिए। बात समझ में आई? क्योंकि तुम तो बुक पढ़ोगे नहीं खोल के, और सारी मेहनत मेरी खराब होगी। हाँ, समझ में आ गया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ? कोई दिक्कत फर्स्ट और सेकंड में? हाँ, नहीं है? आगे बढ़े? हाँ, मिटा दूं? अब आते हैं थर्ड लॉ पे, जो कि सबसे इजीएस्ट लॉ है। थर्ड लॉ इज ड्राइव फ्रॉम जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर दीवार पे तुम जोर से मुक्का मारोगे, हाथ तुम्हारा टूटेगा, दीवार को कुछ नहीं होगा। बस समझ में आई? और बिना पढ़ाई करके आओगे तो हाथ पे डंडा। ये बातें बोलनी नहीं थी कैमरे पे। हाँ, ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। कल आओगे तो हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स है ना वो करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। तो बता ही चुका हूं कि क्या लिखना है इसमें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर क्रिया की समान और क्या, अपोजिट को क्या बोलेंगे, विपरीत प्रतिक्रिया हो, ठीक है। क्या लिखोगे, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। यही क्या कहता है हमें, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने के लिए समझो, एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर कोई बंदूक है, ठीक है, बंदूक को जब हम फायर करते हैं ना, गन है, तो उसको फायर करते हैं, तो जितनी स्पीड से जो गोली है आगे की तरफ निकलती है, उतना ही फोर्स जो उसका होता है वो पीछे की तरफ लगता है। तो जिसने पकड़ रखा होता है, अगर वो हाथ को स्टिल ना पकड़े, हाथ को टाइट करके ना पकड़े, उसका हाथ आके मुंह पे लग सकता है उसके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फोर्स से आता है, ठीक है। या
ट्रैम्पोलिन देखा है, ट्रैम्पोलिन? हाँ, तो ट्रैम्पोलिन पे तुम जितना कस के कूदोगे उतने ऊपर तुम जाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि जितना फोर्स तुम ट्रैम्पोलिन पे लगाओगे उतना ही फोर्स वो तुम पे भी लगाएगा बैक, ठीक है? उसके बाद कि क्या बोलते हैं कि स्प्रिंग, जितना तुम स्प्रिंग को दबाओगे उतना ही जल्दी वो, ठीक है, उतने स्पीड से वो खुलेगा, ठीक है? जितना फोर्स से तुम दबाओगे उतने फोर्स से वो ओपन अप होगा, ठीक है? तो ये सब किसके एग्जांपल है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है? कि जितना फोर्स हम लगाएंगे उसका उल्टा और उसका बिल्कुल बराबर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आ गए? कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। अब खत्म, चैप्टर इज ओवर, ठीक है? एक और एग्जांपल देता हूं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को खत्म करने से। दीवार है, ठीक है, और नीचे अगर तुम स्केट पे खड़े हो और दीवार को तुम धक्का लगाओगे, जितने जोर से धक्का लगाओगे उतना ही पीछे तुम आओगे स्केट्स की वजह से, ठीक है? क्योंकि जितना फोर्स तुम दीवार पे लगाओगे उतना ही फोर्स से तुम भी क्या होगा? पीछे आओगे, ठीक है? क्योंकि दीवार भी क्या करेगा? उतना ही अपोजिट रिएक्शन तुम पे डालेगा, ठीक है? या रॉकेट देखो, रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? वो क्या फॉलो करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। क्योंकि नीचे की तरफ जो उसके रॉकेट होते हैं क्या ऊपर की तरफ लगे होते हैं क्या? नहीं, नीचे की तरफ लगे होते हैं। और नीचे की तरफ जब वो ब्लास्ट ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं? वो जमीन की तरफ क्या डालते हैं? फोर्स डालते हैं। जब वो जमीन की तरफ फोर्स डालते हैं तो उतना ही फोर्स उन पे भी लगता है, ठीक है? और उसकी तरफ, उसकी वजह से क्या होते हैं? वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और एक मैंने बलून वाला एग्जांपल भी तुम्हें करके दिखाया था ट्यूशन में, याद है ना? यूट्यूब पे है, देख लेना अगर किसी को देखना हो, ठीक है? तो उसमें हमने क्या करा था कि एक बलून लिया था, ठीक है, और उसको एक और एक ऊपर पेन लिया था, ठीक है, और फिर बलून को उस पेन से चिपका दिया था, और जो पेन था ना वो वायर पे था, ठीक है, ठीक है, धागे पे था। तो जैसे मैंने बलून को छोड़ा, ठीक है, उसकी हवा निकली तो वो जो पेन था वो बलून के साथ आगे गया। तो इससे क्या दिख रहा है कि बलून जितनी हवा छोड़ रहा था, ठीक है, जितना पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा था उतना ही आगे क्या जा रहा था? पेन जा रहा था, ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे अगर मैं इस चेयर पे बैठता हूं और चेयर पे बैठ के उस दीवार का धक्का मारूंगा तो मैं उतना ही क्या आऊंगा? पीछे आऊंगा, ठीक है? क्या आऊंगा? पीछे आऊंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो चैप्टर इज फिनिश, ठीक है? पूरा जो भी इंपॉर्टेंट था वो करवा दिया है, ठीक है? अभी छुट्टी नहीं हुई है, वीडियो ऑफ होगा बस, ठीक है?